भूमि एक बहुत ही समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी जिंदगी के सिर्फ 3 ही लक्ष्य थे। पहला कि वो टीचर बन जाए, दूसरा कि टीचर बनने के बाद उसकी शादी हो जाए, और हाँ, जिससे उसकी शादी हो वो उसका ख्याल रखे, उसे प्यार करे और उसकी रिस्पेक्ट करे। पर महज 22 साल की उम्र में भूमि का वजन 85 किलो हो गया था। सब उसको उसके मोटापे की वजह से चिढ़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन उसके घर पे माँ देखो ना, ये मुझे मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं मार दूंगी इसे। हाँ तो क्या गलत कह दिया? तू है तो मोटी सांडनी। ओहो, बस करो तुसी दोनों, सारा दिन ड्रामे करते रहते हो। इस तरह रोज रोज भूमि के घर उसके मोटापे को लेकर खटपट चलती ही रहती है। वहीं दूसरी ओर आयुष्मान पढ़ाई में शुरू से ही कमजोर होता है और वो अपने पापा खड़क सिंह की दुकान पे काम करने लगता है। उसके पिता को अपने कम पढ़े लिखे बेटे की शादी की चिंता सताने लगती है। तभी एक दिन आयुष्मान के पिता की मुलाकात अपने पुराने दोस्त बाबूराव से होती है। भाई इतने टाइम बाद, क्या हाल है तेरा? अरे बाबा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता। रख के हो गया, कोई टेंशन है कि? अरे टेंशन की बात तो है ही। अरे बाबा, एक बेटी का बाप जो हूँ, मुझे उसकी शादी की बहुत चिंता रहती है यार। अरे बेटे की शादी तो मन्ने भी करनी है अपनी यार। मैंने सोचू हूँ इस दोस्ती ने रिश्तेदारी में बदलना तो सही रहेगा ने। बावली तरेड़, और इससे बड़ी क्या बात होगी। और फिर एक दिन आयुष्मान और भूमि की शादी के सिलसिले में दोनों परिवारों की मुलाकात होती है और सब लोग इस रिश्ते से बेहद खुश होते हैं। पर आयुष्मान और उसकी माँ बिंदिया को भूमि के मोटापे से प्रॉब्लम होती है। वो भूमि को देख के बुरा सा मुंह बना लेते हैं। और जब आयुष्मान का परिवार अपने घर पहुंचता है तब साइज देखा है उसका, कितनी मोटी है। हाँ, तू बड़ा 30 मार खा हो रहे हैं। अपने आप ने देखे कटरीना कैफ के सपने देखे जावेगी नहीं उसे। जी सही कह रहा है आयुष्मान, ज्यादा ही हो रहा है आपका। मुझे भी पसंद नहीं है ये मोटी। आखिर मैं पूछती हूँ कि कमी ही क्या है हमारे लड़के में जो इस गॉडजिला से इसकी शादी करवाए। अरे मर्द की जुबान है, शादी तो होके ही रहेगी। जो 10वीं फेल बेटी का फूफा, अरे वाह बेरे कौन है तने? टीचर है, टीचर। इस तरह खड़क सिंह के आगे आयुष्मान और उसकी बीवी बिंदिया की एक नहीं चलती। इस तरह वो दोनों खड़क सिंह की बात मान ही लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद गोल मटोल भूमि की शादी नक चढ़े आयुष्मान के साथ धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद एक सुबह, अरे ओ बहू, झाड़ू लगा दी हो तो मेरे लिए खाना भी ले आ। अभी लाई सासू माँ। पैरों में फेविकॉल चिपका है क्या? तब से उसी जगह चिपकी है। अरे जल्दी जा और जाके खाना लेके आ। ये लीजिए खाना सासू माँ। हाय हाय, मैं तो थक ही गई। अरे बहू, वही तो, तू जितनी है मोटी, काम में है उतनी खोटी। मोटापे के कारण भूमि घर के कामों को धीरे धीरे करती है, जिसके कारण उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे चिढ़ती रहती है। वहीं दूसरी ओर उसका पति आयुष्मान उसे अपनी बीवी के रूप में अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक दिन वो भूमि को पास की मार्केट में लेकर जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे देख लेता है। आयुष्मान अपने दोस्त से बहुत छुपता है और भूमि को मार्केट में अकेला छोड़कर अपने दोस्त के पास जाता है। और भाई कहाँ जा रहा है मोटी भाभी के साथ? यार तू उसे भाभी भाभी मत बोल, वो मोटी हिप्पो बेबी एलिफेंट मेरे पिताजी ने मेरे पल्ले बांध दी। अरे यार कैसी बातें कर रहा है, तेरी बीवी है यार वो। तू ना अपना मुंह बंद कर ले। तेरे को पता है कितनी शर्म आती है मेरे को उसको अपनी बीवी बोलने में। मेरा मन तो करता है उस मोटे को मैं भैंसों के मेले में छोड़ के भाग आऊं बस, तो कोई ना कोई तो उसको भैंस समझ के ले ही जाएगा अपने साथ। तभी भूमि
चुपके से आयुष्मान की सारी बातें सुन लेती है और उसका मन दुखी हो जाता है। साथ ही उसे आयुष्मान के द्वारा उसके मोटापे का मजाक उड़ाने पर बड़ी तेज गुस्सा आता है। वो आयुष्मान के पास जाती है और उसे खिंचा के चांटा लगा देती है और तभी आयुष्मान बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पति पर हाथ उठाने की? पति? कैसा पति? हाँ, वो जो भरे बाजार में सबके सामने मेरी बेइज्जती करे, अपने दोस्त के सामने मेरी बुराई करे। तमाशा मत बनाओ और घर चलो। तमाशा तो अब बन ही गया है आयुष्मान। क्या कह रहे थे तुम? मुझे छोड़ना चाहते हो? इंसल्ट फील होती है तुम्हें मेरे साथ? हाँ होती है। अपने पापा की वजह से तुझसे शादी की मैंने मोटी। अब यहाँ तूने जो ड्रामा किया है ना, अब तो तुझे पक्का छोड़ दूंगा मैं। अरे तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना चाहती। कान खोल के सुन लीजिए, I just want to divorce with you। इस तरह दोनों के बीच काफी बहस होती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर वालों के समझाने पर भी वो नहीं मानते और डाइवोर्स फाइल करवा देते हैं। डाइवोर्स पर कोर्ट उन्हें 6 महीने एक साथ एक ही घर में रहने के लिए ऑर्डर देता है और भूमि वापस अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है और एक दिन अचानक एक फोन आता है। बिंदिया फोन उठाती है। हेलो, कौन? हेलो जी, आयुष्मान का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में है, आप जल्दी आ जाइए। अजी सुनते हो? जल्दी आइए। अरे कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? पिताजी घर पर नहीं हैं। आप मुझे बताइए। अरे मेरे आयुष्मान का एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा आपने? कुछ नहीं होगा उन्हें माँ जी, आप हिम्मत रखिए, मैं हूँ ना आपके पास माँ जी। भूमि अपनी सास बिंदिया को संभालती है और वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद आयुष्मान ठीक तो हो जाता है, पर उसके परिवार की आर्थिक हालात बहुत खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी दुकान भी बिक जाती है। आयुष्मान बेरोजगार हो जाता है और उसके ससुर की तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ती ही जाती है। अब भूमि अपनी टीचर की जॉब से ही घर चलाती है और सबका बहुत ध्यान रखती है। आयुष्मान को भूमि के गुणों से प्यार होने लगता है और फिर एक दिन, भूमि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ आयुष्मान? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? भूमि, वो हाँ हाँ जल्दी बोलिए ना, मुझे और भी काम है। I love you। ओहो, आप इतना भी नहीं बोल पाए। I love you too always आयुष्मान। मैं तो हमेशा से ही आपको चाहती थी, पर तुमने हर बार मेरे मोटापे का मजाक बनाया। अरे भूमि यार, वो सॉरी यार, प्लीज माफ कर देना यार, मैं समझ नहीं पाया तेरे को और बेकार में तेरे को मोटी वोटी बोलता था, वो दिल से सॉरी यार, मतलब तू ना बस मेरे को माफ कर दे यार बस। इस तरह आयुष्मान को अपनी गोल मटोल मोटी बीवी से प्यार हो जाता है और वो उसे प्यार से गले लगा लेता है। साथ ही अपने गुणों से भूमि अपनी सास बिंदिया का भी दिल जीत लेती है। अब परिवार में सभी को समझ आ जाता है कि बेशक भूमि मोटी है, पर वो बहुत गुणवान है। इस तरह सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। राधा अपने 2 बेटे आदित्य और शिवम के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम आदित्य था, जिसकी शादी उन्होंने पूजा नाम की लड़की से की थी। पूजा को पूरे घर की जिम्मेदारी देकर राधा चिंता मुक्त हो गई। शादी के बाद से पूजा ने घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल ली। वो घर के सारे कामकाज के साथ साथ राधा की भी खूब सेवा करती थी। कुछ दिनों बाद राधा ने अपने दूसरे बेटे शिवम की शादी श्वेता से कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद बड़ी बहू पूजा ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, जब मैं घर आई थी तो आपने सारे काम की जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैंने आप सबकी खूब मन लगाकर सेवा की, लेकिन अब तो घर का सारा काम आपकी छोटी बहू यानी कि श्वेता को करना चाहिए। मैंने आप सबकी बहुत सेवा कर ली, अब सेवा करने की बारी श्वेता की है। फिर आगे कुछ संकोच करते हुए राधा की बड़ी बहू पूजा मुस्कुराकर कहती है, वैसे सासू माँ, मैं कह रही थी, मैं भी तो बड़ी जेठानी हूँ, थोड़ी सेवा श्वेता मेरी भी कर लेती, बड़ा पुण्य मिलेगा उसे। छोटी बहू श्वेता
ये सब कुछ सुन रही थी। वो कुछ तेज स्वभाव की थी। ये सब सुनकर उसने कहा, सासू माँ, मुझे ये घर का काम वाम नहीं आता, मेरे बस का नहीं है ये सब। और हाँ, मेरे घर में तो इन कामों के लिए नौकर लगे थे, वो भी 10-10। इतना कहकर वो तनतना कर अपने कमरे में चली जाती है। तो क्या मम्मी जी, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? मैं क्यों करूँ घर का सारा काम? मुझसे नहीं होता ये सब। और ऐसा कहकर पूजा भी वहाँ से चली जाती है। राधा दोनों बहुओं का ऐसा फैसला सुनकर बहुत दुखी होती है और वो अब से घर का सारा काम खुद ही करने लगती है। अगली सुबह आदित्य और शिवम ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और अपनी पत्नियों से नाश्ता लगाने को कहते हैं। अरे पूजा, तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनिए जी, वो आज है ना, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं बना सकती। आप श्वेता से कह दीजिए ना, वो नाश्ता बना देगी, आपके लिए भी और सबके लिए भी। आदित्य रूम से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार करने लगता है। उधर शिवम श्वेता को जगाते हुए कहता है, उठो श्वेता, तुम अब तक सो रही हो यार, तुम्हें तो किचन में भाभी की मदद के लिए जाना चाहिए था। जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरा नाश्ता लगा दो यार। देखो शिवम, मुझे घर का काम वाम नहीं आता। शादी से पहले कौन बनाता था ब्रेकफास्ट? तुम्हारी भाभी बनाती थी ना, जाओ ना उनसे ही ले लो। अब शिवम भी अपने रूम से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट आने का इंतजार करने लगता है। काफी इंतजार के बाद वो दोनों अपनी बूढ़ी माँ को ब्रेकफास्ट लाते हुए देखते हैं। अरे बेटा, अकेले क्यों आए हो? बहुएं कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लो, साथ मिलकर सब नाश्ता कर लेते हैं। माँ, आज सारा नाश्ता आपने बनाया है? हाँ बेटा, सोचा तुम दोनों की पसंद का कुछ अच्छा सा बना लूं। दोनों बेटे नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब दोनों बेटे ऑफिस से वापस आते हैं तो देखते हैं कि माँ ही डिनर तैयार कर रही है। दोनों बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं और अपनी पत्नियों से पूछते हैं, क्या हुआ पूजा, अभी तक सिर में दर्द है क्या? हाँ आदित्य, अभी भी मेरा सर बहुत दुख रहा है। अच्छा चलो दवा खा लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। कुछ देर बाद आदित्य और पूजा माँ के हाथ का बनाया डिनर करके सो जाते हैं। उधर शिवम और श्वेता भी डिनर करके सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे पूजा, तुम आज भी अभी तक बिस्तर पर ही हो? वो आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम श्वेता से कह दो ना, वो टिफिन बना देगी तुम्हारे लिए। आदित्य बिना कुछ कहे शिवम के साथ ऑफिस चला जाता है। इस प्रकार कुछ दिन बीतते जाते हैं। घर के सारे काम की जिम्मेदारी अब राधा पर आ जाती है। अब घर की साफ सफाई से लेकर दोनों बेटों और बहुओं का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब वही बनाती है। एक दिन आदित्य और शिवम ऑफिस से जब घर वापस आते हैं तो अपनी माँ को घर के कामों में व्यस्त पाते हैं और अपने अपने कमरों में जाते हैं, जहाँ आदित्य की बीवी पूजा किताब पढ़ रही थी और शिवम की बीवी श्वेता फोन में सेल्फी ले रही थी। तभी आ गए आप, जाइए जाकर खाना खा लीजिए। आज मम्मी जी ने आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। अच्छा, तुमने खा लिया? जी बिल्कुल, कब का खा लिया, बहुत टेस्टी बना था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ओ हाय हाय, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सिर का दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। लो दवाई खा लो। पूजा को दवाई देकर आदित्य रूम से बाहर चला जाता है। आदित्य के जाते ही पूजा दवाई को खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन आदित्य छुपकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। उधर शिवम श्वेता से कहता है, श्वेता एक बात बताओ, अगर घर में माँ या भाभी ना हो तो तुम लोग तो भूखे मरोगे, भूखे। तुम खाना बनाना सीख क्यों नहीं लेती यार? अरे शिवम, तुम समझे नहीं मुझे। देखो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना सकती हूँ, लेकिन मैं सबके लिए क्यों बनाऊँ?
मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? इस पर शिवम बिना कुछ कहे रूम से चला जाता है। अब दोनों बेटे डाइनिंग टेबल पर दुखी बैठे हैं और माँ उनके लिए खाना परोसती है। दोनों बेटे चाहकर भी अपनी पत्नियों से कुछ नहीं कहते, क्योंकि वे घर का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे। कुछ देर बाद वापस अपने रूम में आकर वे दोनों सो जाते हैं। तभी किचन से बर्तनों के खटर पटर की आवाज आती है। बेटे बहू दोनों जग जाते हैं। आदित्य, माँ से कहो ना बर्तन सुबह धो ले। इस टाइम क्यों शोर कर रही हैं? सबकी नींद खराब करेंगी। शिवम, तुम्हारी माँ को नींद नहीं आती क्या? इतनी रात में कितना शोर मचा कर रख रखा है, नींद खराब कर दी मेरी। आदित्य और शिवम किचन में अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ के काफी मना करने के बाद भी वो माँ के साथ बर्तन धुलवाने लगते हैं। दोनों पत्नियां किचन में जाकर देखती हैं कि उनके पति माँ के साथ बर्तन धुलवा रहे हैं। अगली सुबह आदित्य और शिवम बहुत जल्दी उठकर किचन में माँ के साथ हाथ बटाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते जाते हैं। अपने प्यारे पतियों को इस तरह ऑफिस के कामों के साथ साथ घर का काम भी करते देखती हैं, तो उनकी पत्नियां दुखी हो जाती हैं। शाम को ऑफिस से आते ही आदित्य और शिवम तुरंत कपड़े बदलकर माँ के साथ किचन में उनकी मदद करने चले जाते हैं। ऐसा रोज रोज देखकर दोनों की बीवियां शर्मिंदा हो जाती हैं और फिर अपनी सासू माँ से माफी मांगती हैं। राधा अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है और उनसे कहती है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर सब मिलकर बड़े प्यार से पूरे घर के लिए बहुत टेस्टी डिनर तैयार करती हैं। सिमर के ससुराल में एक भी औरत नहीं थी। थे तो सिर्फ सिमर के ससुर चरण सिंह, उसका पति प्रेम और उसका देवर विकास। पहली बार ससुराल आने पर बिना औरत का घर सिमर को खाने को दौड़ रहा था, पर धीरे धीरे सिमर ने खुद को वहाँ एडजस्ट कर लिया। घर में एक औरत के आ जाने की वजह से बहुत रौनक हो गई थी। एक दिन सिमर के ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे और प्रेम भी घर पर नहीं था। मौका देखकर विकास घर में अपनी गर्लफ्रेंड शीतल को लेकर आ जाता है। ये देखकर सिमर बोलती है, अरे विकास, ये लड़की कौन है? तुम जानते हो ना, पिताजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी आप अपना काम करो, यह मेरी गर्लफ्रेंड शीतल है और पिताजी के आने से पहले ये चली जाएगी। सिमर को विकास की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने पति प्रेम को सारा मैटर बताती है। प्रेम सिमर की बात को नजरअंदाज कर देता है और उससे कहता है, देखो सिमर, विकास अभी बच्चा है, इसलिए छोटी छोटी गलतियाँ तो कर ही देता है। पर प्रेम जी, मेरे कहने का यही मतलब था कि अगर हमने विकास को नहीं रोका तो उसकी यही गलतियां हम पर भारी पड़ सकती हैं। अच्छा ठीक है भाई, मैं उसे समझा दूंगा, पर तुम पिताजी से कुछ मत कहना। सिमर प्रेम की बात मान लेती है और किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके देवर विकास की हरकतें चलती ही रहती हैं। एक दिन सिमर सबके लिए खीर बनाती है। उसके हाथ की खीर खाते ही सबका दिल खुश हो जाता है। तभी सिमर के ससुर उसे नेक देते हुए कहते हैं, बहू, तुम्हारे हाथ की खीर खा के तो मुझे तुम्हारी सास की याद आ गई। वो भी इतनी ही स्वाद खीर बनाया करती थी। हाँ, पर माँ की जगह कोई ले सकता है क्या? और वैसे भी अब घर में हमें औरत देखने की आदत रही नहीं है। विकास की ये बात सुनकर सिमर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर बाकी सब उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। कुछ दिन बाद विकास फिर से एक और अनजान लड़की को घर पर ले आता है। सिमर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो विकास को टोकते हुए कहती है, विकास, ये सब क्या है? कुछ तो शर्म करो। घर के बड़ों का और घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? भाभी, आपको हर बार समझाना पड़ेगा क्या? मेरे मामले में दखल अंदाजी मत किया करो, नहीं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। विकास की बात सुनकर सिमर चुप हो जाती है और वापस अपने काम में व्यस्त हो जाती है। शाम होने से पहले ही विकास उस लड़की को घर से भेज देता है और अपनी किताबें पढ़ने का ढोंग करने लगता है। सिमर अपने पति प्रेम को सारी बात बताती है, पर प्रेम उस पे चिल्ला देता है, अरे क्या है तुम्हें?
तुम चैन से नहीं रह सकती क्या? ऑफिस से आते ही तुम्हारी शिकायतों का पिटारा खुल जाता है। हद है यार। पर प्रेम जी, मैं तो इस घर का भला चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। इतना कहकर सिमर अपने ससुर चरण सिंह के पास जाती है और उनको पूरी बात बताती है। पहले तो चरण सिंह उसकी बात को अनसुना कर देता है, पर जब सिमर बार बार अपने ससुर से विकास को समझाने के लिए बोलती है तो चरण सिंह अपने छोटे बेटे विकास को बुलाता है और उससे पूछताछ करता है। तुम्हारी भाभी जो बोल रही है, क्या वो सच है? अरे नहीं पापा, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, मेरे तो पीछे ही पड़ गई है। पहले भाई को ये सब बोला और अब आपसे भी। बहू, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। आगे से ध्यान रहे कि तुम बिना सोचे कुछ भी ना बोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। पर पिताजी यकीन मानिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे बॉस, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। सिमर वहाँ से चली जाती है और विकास भी मन ही मन ठान लेता है कि अब तो वो अपनी भाभी को सबक सिखा कर ही रहेगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद विकास को बदला लेने का मौका मिलता है। वो देखता है कि उसकी भाभी अकेली है। वो जल्दी से अपनी भाभी को जान से मारने की तैयारी करने लगता है। वो अपनी भाभी को चाकू से मारने के लिए उसके रूम में जाता है। विकास को ऐसे देखकर सिमर इधर उधर भागने लगती है और किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग ही जाती है। शाम को जब प्रेम और चरण सिंह वापस आते हैं तो सिमर भी घर आ जाती है और उन दोनों को सारी बात बताती है। सिमर की बात सुनकर चरण सिंह गुस्से से बोलता है, देखो बहू, हम तुम्हारी बात सुन लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। मुझे अपने बेटों पर खुद से ज्यादा भरोसा है। पर पिताजी यकीन मानिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस करो सिमर, अब तुम हद पार कर रही हो। माना तुम्हें विकास की हरकतें पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। भाई, ये सिर्फ मुझे आप सबसे अलग करना चाहती है। पता नहीं भाभी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वैसे भी तुम करती क्या हो? 2 रोटी तो बनाती हो, इसलिए दफा हो जाओ इस घर से अभी के अभी। सिमर के ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं। सिमर रोती बिलखती अपने मायके चली जाती है। कुछ समय बाद जब चरण सिंह अपने बेटे विकास के लिए रिश्ता ढूंढने जाता है तो लोग उसे ताने मारते हैं। अरे बाबा, इनके घर में तो कोई औरत ही नहीं है। अरे बहू भी इनकी मायके चली गई है। ना रे ना, मैं तो अपनी बेटी को इनके घर कभी नहीं भेजूंगी। तुम भी मत भेजना। अरे सास बिना ससुराल भी कोई ससुराल है क्या? इससे अच्छा तो अपनी बेटी को घर में ही रख लो। हाँ नहीं तो। अरे बिना औरत के घर भी कोई घर होता है क्या? औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। चरण सिंह जिस भी घर जाता लोग उसके बेटे के रिश्ते को नकार देते। चरण सिंह बहुत परेशान हो जाता है। वो सिमर के लिए बुलावा भेजता है पर सिमर नहीं आती और एक दिन अंत में चरण सिंह खुद अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर सिमर को लेने के लिए उसके घर जाता है। बहू, मुझे माफ कर दो। मैं समझ चुका हूँ कि औरत के बिना घर घर नहीं बल्कि सिर्फ एक मकान बना रह जाता है। और हाँ, औरत से ही घर में रौनक होती है। रुकिए पिताजी, आप माफी मत मांगिए। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं तो बस विकास की हरकतों से खफा हूँ। अगर वो अब भी सबके सामने अपना सच कबूल कर लेगा तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। सिमर की बात सुनकर विकास फट से अपने सभी गुनाह कबूल कर लेता है। अपने भाई और भाभी को हुई परेशानी के लिए भी वो सबसे माफी मांगता है और अपनी भाभी को घर वापस चलने के लिए बोलता है। प्रेम भी सिमर से अपने व्यवहार और उस पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगता है। जब सिमर को एहसास हो जाता है कि उसके देवर विकास को अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो सिमर उसे माफ कर खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। कुछ ही समय के बाद विकास के लिए भी एक अच्छी लड़की मिल जाती है और उनका पूरा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। कमौलिका एक चटोरी लड़की थी। उसे तरह तरह की डिशेस खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसका प्रेम विवाह आशु नाम के लड़के से हो जाता है। आशु के परिवार में उसकी माँ शोभा और पिता निहाल शर्मा रहते थे।
आशु को कमोलिका बहुत पसंद होती है। उसे उसकी सारी बातें अच्छी लगती है, यहाँ तक कि उसका चटोरापन भी। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है। तभी एक शाम, अरे बहू, खाना बन गया हो तो टेबल पे लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। सासू माँ, खाना बनाया नहीं है बल्कि ऑर्डर किया है, वो भी जोमेटो से। सबसे टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता विद एक्स्ट्रा चीज, सो यमी। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्या बात है, व्हाइट सॉस पास्ता। अरे मोरी मैया, रोज रोज बाहर का खाना, एक दिन तू हम सबको अस्पताल पहुंचा कर ही मानेगी। हाँ बेटा, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं। बस कीजिए माँ जी, बाऊ जी, आप लोग एक बार टेस्ट तो करके देखिए। अच्छा न लगा ना तो मेरा नाम बदल देना। इस तरह कमोलिका अपने साथ साथ सभी परिवार वालों को चटोरा बना देती है। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता है और फिर एक दिन, अरे बेबी कहाँ हो तुम? मेरा लंच पैक कर दो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या कहा आपने? लंच पैक कर दूं? अरे मैंने तो अपने लिए लंच ऑर्डर कर लिया है, आप कहे तो आपके लिए भी कर दूं। यार अब रहने ही दो, मैं खुद ही देख लूंगा बाहर से कुछ। सुनिए जी, आते हुए ना वो बिल्लू हट से मेरा फेवरेट मोज़रेला चीज सैंडविच और स्वीट कॉर्न पिज्जा और हाँ मेरी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम याद से लेते आना, भूलना मत। ठीक है यार, बाय अब। इस तरह बिना कुछ कहे आशु चुपचाप ऑफिस के लिए चला जाता है। तभी कुछ देर में कमोलिका की सास शोभा कमोलिका से कहती है, अरे रोज रोज बाहर का खाना मंगवाती है, ये जो घर में किचन है क्या वो शो पीस के लिए है? अरे कभी इसमें भी कदम रख लिया कर। सासू माँ, कमोलिका और खाना बनाए? इम्पॉसिबल। मैं टेस्ट की दीवानी हूँ, टाइम वेस्ट की नहीं। अच्छा, तो वक्त ही बताएगा कि क्या वेस्ट है और क्या बेस्ट। तुझ जैसी चटोरी का कुछ पता नहीं, ना जाने कब समझ आएगा। मुझे पता है, आप मुझसे और मेरे टेस्टी खाने दोनों से जलती हैं। बात ऐसी है, आज से अपना खाना खुद ही बना लेना आप घर पे। हाँ, वो तो बनाऊंगी ही। मुझे बीमार जो नहीं होना रोज रोज बाहर का खाना खा खा कर। इस तरह कमोलिका आए दिन कुछ ना कुछ टेस्टी टेस्टी फूड मंगवाकर अपनी चटोरी जीभ को चलाती ही रहती है। उसकी सास शोभा को उसका ये चटोरापन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती ही रहती है कि कैसे अपनी इस बहू और परिवार वालों को चटोरेपन की इस आदत से निकलवाया जाए। तभी अचानक शोभा के पति निहाल शर्मा के पेट में जोर का दर्द होता है और वो दर्द से करहाने लगते हैं। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शोभा, अरे कहाँ मर गई? और खाओ बाहर का खाना। मैं यहाँ दर्द से मरा जा रहा हूँ और तुम मुझे ताने दिए जा रही हो। और क्या करूँ फिर? अबे डॉक्टर को बुला दे, पागल की औलाद। सुनो जी, मेरे पापा को पागल बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है मेरे पापा। अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है और शादी में तुझे बहुत सारा दहेज दिया है। तो फिर क्या करूँ? क्या करूँ? अबे डॉक्टर को बुला दे मेरी माँ। हाँ, करती हूँ डॉक्टर को फोन। जंक फूड खा खा के इनके दिमाग में भी जंक लग गया है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी बीवी कमोलिका दरवाजा खोलती है। आ गए आप? और ये क्या बुरा सा मुंह बना रखा है? और मेरे सैंडविच, पिज्जा, आइसक्रीम कहाँ है सब? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या लगा रखा है?
आशु वहीं पर वॉमिटिंग करने लगता है और पेट में दर्द से करहाने लगता है। तभी कमोलिका बोलती है, ये क्या कर दिया? सो डिस्गस्टिंग! मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। आशु! आशु अपनी वॉमिटिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये ले तेरे पिज्जा, बर्गर और मोमोज। तभी वहाँ शोभा भी आ जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? दिख नहीं रहा सासू माँ, आपके लाल ने मुझे पीला कर दिया, पीला। है? अरे बहू, ये क्या बोल रही है और बताती क्यों नहीं? ये बदबू आ कहाँ से रही है? दिख नहीं रहा क्या सासू माँ? इन्होंने मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर दी, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। और खाओ बाहर का खाना। निकल गए ना अब सारे पिज्जा, बर्गर, मोमोज। सासू माँ, अब पोगो देखो जाकर। पोगो? अरे ये पोगो क्या होता है? अरे अब सच में पोगो देखने मत बैठ जाइयो, डॉक्टर को बुला दे। मैं ही बुला देती हूँ। सासू माँ, आप तो ना बस चुप हो जाइए। अब तो मेरे भी पेट में दर्द होने लगा। और खाओ बाहर का खाना। कुछ देर में डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो कमोलिका के ससुर निहाल सिंह और उसके पति आशु का टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग है। तभी डॉक्टर बोलता है, माँ जी क्या खाया था इन सब ने? जी ये सब बाहर के जंक फूड खाने के शौकीन हैं। अब तो आप समझ ही सकते हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि जंक फूड सेहत के लिए कितना हानिकारक है? अगर इन्हें ठीक रहना है तो आप अब से इन्हें घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खिलाना। हेल्दी खाने की इम्पोर्टेंस बताकर और उनका इलाज करके डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। शोभा तीनों को घर का बना हेल्दी खाना खिलाती है। उसकी बहू को अपने चटोरेपन की बुरी आदत से हुए इस भारी नुकसान का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और वो अपने पूरे परिवार से कहती है कि अब से हम सब घर का बना हेल्दी फूड ही खाएंगे। तभी सब साथ में बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। सौम्या बहुत ही चुलबुली, खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी। वो दूसरों का मजाक उड़ाने और शरारत करने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ती थी। ये सब करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन सौम्या के मम्मी पापा को कहीं जाना था। अरे भाई सुनती हो, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। हाँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस सैंडल पहन लूं, फिर चलती हूँ। तभी सौम्या को एक शरारत सूझती है। वो झट से उठती है और मम्मी की सैंडल छुपा देती है। हाय रब्बा, मेरे सैंडल कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे कभी टाइम पर तैयार हुई हो तुम, जो आज हो जाओगी। और इस सैंडल को पैर लग गए क्या जो कहीं भाग गए? सौम्या की माँ हर तरफ सैंडल ढूंढती है, लेकिन उन्हें कहीं सैंडल नहीं मिलती। इस बात को लेकर सौम्या के मम्मी पापा के बीच झगड़ा हो जाता है। सौम्या के पापा अकेले ही गुस्से में घर से निकल जाते हैं। ये सब देखकर सौम्या बहुत खुश होती है और मम्मी के पास सैंडल लेकर आती है। मम्मी, ये रही आपकी सैंडल, यहीं तो रखी थी। अभी जल्दी से भागते हुए जाओ, पापा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मम्मी पापा के पीछे दौड़ती हुई जाती है। अजी सुनते हो? रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ, रुको रुको। फिर कुछ दिनों बाद सौम्या के घर में किटी पार्टी थी। सौम्या की मम्मी की सभी सहेलियां आई थी। तभी सौम्या की मम्मी उससे आकर कहती हैं, सौम्या पुत्र, आज घर विच किटी पार्टी है, इसलिए तू मेरी हेल्प कर दे। सब दे लई नाश्ता लाया, नाले आइसक्रीम भी ले आई। ओके मम्मी, मैं सब रेडी कर दूंगी। सौम्या जब नाश्ता लगा रही होती है तभी उसे फिर से एक शरारत सूझती है। आइसक्रीम के डिब्बों में से
कुछ आइसक्रीम निकालकर वो उसमें टूथपेस्ट भर देती है। इसी तरह 2 बिस्किटों के बीच में टूथपेस्ट भरकर चिपका देती है। फिर सारा नाश्ता ले जाकर मम्मी की सहेलियों के सामने रखती है। जैसे ही नाश्ता मम्मी की सहेलियां खाती हैं, सबकी सब बुरा सा मुंह बना लेती हैं। इस तरह दिन पर दिन सौम्या की शरारतें बढ़ती ही जाती हैं। वो रोज रोज किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ शरारत करके मजे लेती ही रहती है। तभी एक दिन सौम्या के पापा के दोस्त मनीष का बेटा रोहन तैयार होकर जल्दी में इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में सौम्या की नजर उस पे पड़ती है और उसे एक शरारत सूझती है। वो अचानक से आकर रोहन को रोकते हुए कहती है, रुको रुको रोहन, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले नाक पर जो गंदगी लगी है उसे साफ तो कर लो। देखो हो गया साफ। नहीं नहीं, अभी नहीं, रुको मैं साफ कर देती हूँ। तभी सौम्या अपने बैग से टिश्यू पेपर निकालती है और रोहन की नाक साफ करने लगती है। सौम्या ने चुपके से टिश्यू पेपर में एक और कालिक लगा रखी थी। जैसे जैसे वो रोहन की नाक को टिश्यू पेपर से साफ कर रही थी, सारा काला रंग रोहन की नाक पर लगता जा रहा था। हो गया ना, अब जाऊं? तुम्हारे गालों पर भी गंदगी है, आज नहाए नहीं हो क्या? रुको मैं तुम्हारे गाल भी साफ कर देती हूँ। अब रोहन के नाक और गाल पर टिश्यू पेपर का काला रंग लग जाता है। तब सौम्या उससे मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ रोहन, यू लुकिंग सो हैंडसम। अब जाओ इंटरव्यू देने, जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। रोहन अपनी बाइक पर बैठकर सीधा इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। शाम को रोहन इंटरव्यू देकर सौम्या के घर आता है तो सौम्या की मम्मी उससे पूछती है, रोहन पुत्र, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? अरे पता नहीं आंटी, ये फेस पर काला रंग कहाँ से लग गया। बॉस ने सीधा भगा दिया, बोला कि लंगूर बनकर क्यों आए हो इंटरव्यू देने। ये सब सुनकर सौम्या जोर जोर से हंसती है। रोहन समझ जाता है कि ये सब सौम्या का किया धरा है। अगले दिन रोहन वापस अपने घर के लिए निकलता है। तब सौम्या उससे कहती है, रोहन, मेरी शरारत की वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिली ना? आई एम सो सॉरी। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, प्लीज मना मत करना, इसमें सिर्फ मिठाई है। अरे कोई बात नहीं सौम्या, और गिफ्ट चलो ले लेता हूँ। जैसे ही घर पहुंचकर वो गिफ्ट ओपन करता है तो उसमें खूब सारे कंकड़ पत्थर भरे थे। रोहन को हंसी आ जाती है। उसे सौम्या का ये नटखट स्वभाव बहुत पसंद आता है और वो उससे शादी करने का फैसला करता है और शादी की बात अपने माता पिता से करता है। दोनों के माता पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद रोहन और सौम्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी सौम्या में कोई सुधार नहीं आता और वो वही सारे मजाक और शरारतें अब भी जारी रखती है। वो सोचता है कि कैसे सौम्या को उसकी शरारतों के कारण होने वाली तकलीफ का एहसास दिलवाया जाए। यही सोचकर रोहन एक दिन सौम्या को मंदिर ले जाता है। मंदिर के बाहर किसी के जूते देखकर सौम्या को एक शरारत सूझती है। वो उन जूतों को छुपाने के इरादे से आगे बढ़ती है। तभी रोहन उसे रोकते हुए कहता है, रुको सौम्या, इस शरारत में मजा नहीं आएगा, चलो कुछ और करते हैं। क्या कहा रोहन? आज तुम भी मेरा साथ दोगे, वो भी शरारत करने में? सच्ची? रोहन सौम्या को कुछ रुपए देते हुए कहता है कि सौम्या, इन रुपयों को जूतों के अंदर डाल दो और फिर देखना क्या होता है। सौम्या ऐसा ही करती है और फिर दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद मंदिर के अंदर से एक फटेहाल गरीब सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है और जैसे ही अपने पैरों में जूते डालता है उसे जूते में कुछ होने का एहसास होता है। तब वो अपने जूतों को झाड़ता है, उसमें से रुपए बाहर गिर जाते हैं। इन रुपयों को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, तू कितना दयालु है,
तूने किसी दयावान को भेजकर मेरी समस्या को दूर कर दिया। अब मेरे बेटे का इलाज हो सकेगा। शुक्रिया भगवान, और शुक्रिया उसका भी जिसने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता करी। अब रोहन सौम्या की तरफ देखता है। सौम्या की आंखें भी आंसुओं से भरी थी। तब रोहन उससे कहता है, देखो सौम्या, असली मजा दूसरों को परेशान करके नहीं बल्कि उनकी मदद करके मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ रोहन, अब मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। दूसरों की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है वो किसी शरारत को करने में नहीं है। इस तरह सौम्या को एहसास होता है कि सच्ची खुशी किसी को सताने या शरारत करने में नहीं बल्कि किसी को खुशी और प्यार देने में है। इस तरह सौम्या रोहन की सारी बात समझ जाती है और कभी भी किसी को तंग ना करने की ठान लेती है। तभी रोहन उसे प्यार से गले लगा लेता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।